अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 12 की एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक और आज चैप्टर 12 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है और जैसा कि हमें पता है कि फ़िज़िक्स की हमने 9th क्लास के फर्स्ट पेज पर पढ़ा था। 9th क्लास की बुक के फर्स्ट पेज पे 9 ब्रांचेस दी हुई थी फ़िज़िक्स की। तो उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो कि चार्जेस को रेस्ट में डील करे या किसी भी इन्फ्लुएंस हो चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ, तो उस ब्रांच को और उन चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते थे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन्वॉल्व होती थी क्योंकि जहाँ भी चार्ज मौजूद होगा वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और ये जो सारे चार्जेस की जो स्टडी होती है और उनके जो एक्शंस को हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी दूसरे चार्ज के करीब लाके, और जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस डेवलप होती हैं और पल्सिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, इन सब की जो स्टडी होती है इन सब को कहा जाता है कलेक्टिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो यहाँ पे हम अपनी बुक के स्टार्ट पे अगर देखें तो हमें डेफिनेशन मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, which is the study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics. So यहाँ तक जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, is the branch of physics which deals with the study of charges at rest under the action of electric forces। ये जो है हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो ये आप डेफिनेटली लिख लीजिएगा। द नेक्स्ट मेन थिंग इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ चार्ज। हम पढ़ तो रहे हैं कि जो चार्जेस की स्टडी है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं, पर ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि चार्ज को होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी डेफिशिएंसी या एक्सेस इलेक्ट्रॉन की उसको या इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम कहते हैं चार्ज। हाउ वुड यू बी डिफाइन अ चार्ज? वेट अ सेकंड। चार्ज sorry for disturbance हुई, पर let's continue our topic. हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक एटम में मौजूद होता है और ये जो सारी कायनात है ये जो है हमारे पास एटम से बनी हुई है। तो हर एटम
के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो किसी भी बॉडी में डेवलप हो सकती है, क्योंकि हर बॉडी जो है वो एटम से ही बनी हुई है। अब ऐसा पॉसिबल है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है तादाद वो ज़्यादा हो जाए। तो जब वो ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और जब कम हो जाती है तो हम उस पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। और इसी डेफिशिएंसी या एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं चार्ज का। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कूलम्स लॉ, क्योंकि अब हमें पढ़ना है कि पर एक सेकेंड, कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले एक और डेफिनेशन है जो हमारी बुक में है, जो ज़रूरी है कूलम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक्स अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में कलेक्टिवली होल्ड करने में हेल्प करती है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, वो आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ न्यूट्रल बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन या रिपल्शन का काम करेगी। अगर जो चार्जेस सेम हैं तो वो अट्रैक्शन का काम करेगी, पर अगर जो दो चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं तो ये फोर्स जो है ये उनके पास रिपल्शन का काम करेगी। और हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बनी होती हुई है, तो हम जो है अपनी एग्जिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। और जितनी भी बॉडीज़ हैं, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ है वो एटम से बनी हुई है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उनके पास डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा तादाद मौजूद हो, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कम तादाद है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जिसके पास ज़्यादा तादाद है वो उसको अट्रैक्ट करे और उन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाए। और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सॉरी, ये हाइलाइटर जो है थोड़ा। An electric force is a force which holds the positive and negative charges that makes up atoms and molecules. The human body is entirely made. So sorry, this is not important, but this is basically the definition of electric force over here. Yeah. So let's. I hope I shouldn't write this electric force definition. You can write this on your own. तो अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए बाकी काम जो है वो आसान हो जाए। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि द फोर्स between 2 points
charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional the square of the distance between one. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे पास जो कूलम्स लॉ की है ये कहती है कि जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है और हमने पढ़ा वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। अब ये जो फोर्स है जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसा पॉसिबल है, लेट्स कंसीडर करते हैं कि जो चार्ज है वो दो कोई भी चार्जेस हैं, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स तो डेवलप होगी। अब जो वो फोर्स डेवलप होगी दो चार्जेस के दरमियान इररिस्पेक्टिव के वो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी या रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगी, वो फोर्स जो है वो उसका जो प्रोडक्ट है उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कि वो फोर्स किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। हम एक्सप्लेनेशन की करते हैं इस कूलम्स लॉ की, तो हमें सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं तो हमें कंसीडर करना है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो वो कहता है कि हमें पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेमली पॉजिटिव और नेगेटिव। The charge on an electron is assumed to be negative और charge on proton is positive। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अब हम जो है इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो एग्जैक्टली हमसे क्या उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में क्या बात है जो कि इस पूरे कूलम्स लॉ को वेरीफाई करेगी और उसके साथ साथ उसकी डेरिवेशन को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये है एक पॉइंट चार्ज लेट्स कंसीडर कि ये एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जिसको हम नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, दिस इज चार्ज Q1
and this is charge Q2. इन दोनों के पास जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन है, प्लस Q1 प्लस Q2। तो हमें पता है जो दो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी दूसरे चार्ज से। और अगर हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बताएं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे r। और ये हमारे पास एक केस है, यानी इस केस को हम बोल लेते हैं a। इस केस के अंदर जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है। अब हम कंसीडर करते हैं कि दोनों के पास जो है वो अपोजिट चार्ज है, यानी Q1 चार्ज जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और जो Q2 चार्ज है उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सॉरी अगर ये ड्राइंग्स थोड़ी सी बुरी लगे। लेट्स से कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, बट दिस टाइम Q2 के पास जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी Q1 इस साइड पे फोर्स उसके फोर्स की डायरेक्शन है और Q2 की इस साइड पर है, और इन दोनों के दरमियान जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे r। तो अगर हम डेरिवेशन पर जाएं तो सबसे पहले अगर हमने कहा कि दो चार्जेस हैं तो इस बात को हम जो है ज़रा लिख लेते हैं कि if Q1 and Q2 are point charges and are separated by distance r, then according to Coulomb's law, Coulomb's law क्या कहता है? Coulomb's law कहता है कि जो हमारे पास दो चार्जेस हैं उनकी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। मैथमेटिकली हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाएंगे फोर्स के सिंबल के साथ और Q1 Q2 चार्ज के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और दूसरी बात जो कूलम्ब्स लॉ कहता है वो कहता है कि फोर्स जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। और ये हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे और ये जो हमारे पास बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के साथ अब हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे अपनी, इन दोनों को कंबाइन करके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि फोर्स जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी Q1 Q2 के, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास
आर स्क्वायर ऐसे के ऐसे। सॉरी अगर विजिबल नहीं हो रहा, बट आई होप कि ये इक्वेशन सही तरह क्लियर हो रही है। एफ इज, अब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू का साइन आता है और हमारे पास ये कांस्टेंट आता है। और जो कांस्टेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि है के। तो के Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन, ये है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन। अब हम जो है इसमें कूलम्ब्स लॉ के एक और हमने लिखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम, तो अगर हम यहाँ पे यही बात देखें बुक के अंदर, तो उसने कहा था कि F जो है वो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का जो कि म्यूचुअल फोर्स है, और यहाँ पे F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ईच ऑफ द पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और R जो है वो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान। और फोर्स जो फोर्स है वो एक्ट करेगी along the line joining the 2 point charges। K is the constant of proportionality, अभी हमने डिराइव किया। तो इट्स वैल्यू यहाँ पे अगर वो पूछ ले कि डेफिनेशन, तो K ये डेफिनेशन यहाँ से हम लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। K is the constant of proportionality. This value depends upon the nature of the medium between the 2 point charges and the system of units in which force, charge Q and R are measured. If the medium between 2 point charges is free space and the system of units is SI, then K is represented as। तो K की जो वैल्यू अगर दो मीडियम्स है हमारे पास चार्जेस के दरमियान, यानी कोई भी चार्जेस हैं Q1 और Q2, उन दोनों के दरमियान एक फ्री स्पेस बनी हुई है, तो जो K की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी। K is equals to where K is proportionality constant, and if the median between 2 point charges is free space, then K is represented as K is equals to 1 over, एक सेकंड में वो ही यूज कर लेता हूँ, K is equals to 1/4 pi एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और ऐसे उसकी वैल्यू है ना वो हमारे पास है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 8.85
इंटू 8.85 multiplied by 10 की पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो या तो आप ये वाली वैल्यू लिख लें या फिर जो आपकी यहाँ पे जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लिखी गई वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर हम इस पे एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो उसके साथ जो के की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि है यहाँ पे दिया हुआ। ओहो, और यहाँ पे ये बुक में आपके मेंशन है। थर्स कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस हमारे पास जो कूलम्स लॉ बन गया, अगर हम के की वैल्यू पुट कर दें पुटिंग के इन कूलम्स लॉ, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ बनेगा वो कुछ इस शक्ल में बनेगा। F is equals to 1 over 4 by epsilon Q1 Q2 over R square। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कूलम्स लॉ जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, और म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि जो Q1 है वो Q2 पे भी फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 पे भी फोर्स लगाएगा, लेकिन जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन जो है वो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उससे बिल्कुल अपोजिट होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे लगा रहा है। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन में है ना उनकी डायरेक्शन में फ़र्क है, और इसी वजह से जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन है उनमें भी फ़र्क है। तो हम अगर डिनोट करें जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है F21 से, और जो F12 से अगर हम वो फोर्स डिनोट करें जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे इन्होंने फिगर बनाई हुई भी है, अगर आप देखें यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और Q2 चार्ज जो Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों की डायरेक्शन जो है आपस में वो दोनों अपोजिट हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड में भी तो इक्वल होंगी, मगर उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपस में बिल्कुल अपोजिट होगी।
उनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, R21 को एक वेक्टर बनाएं, वेक्टर्स हमें पढ़ें जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो अगर हम F21 की डायरेक्शन को हम एक R21 यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। तो अगर हम R21 से R21 बेसिकली हैट जो है वो वेक्टर को डिनोट करता है। ये जो अपर साइन देख रहे हैं R21 हैट इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 से डिनोट करें। अगर हम एक फोर्स की डायरेक्शन को और F21 से अगर हम डिनोट करें R12 को फोर्स की इस फोर्स की डायरेक्शन को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो द फोर्सेस F21 and F12 1, 2 are shown in figure 1.2, 12.2 A and B। तो ये हमने देख लिया था। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो दोनों फोर्सेस हैं उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। उनकी डायरेक्शन ही अपोजिट है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो the sign of the charges determine whether the forces are attractive or repulsive। साइन ही डिटरमाइन करते हैं कि फोर्सेस जो है वो हमारे पास अट्रैक्टिव होंगी या रिपल्सिव होंगी। तो अब हम कंसीडर करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्ज। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एक फ्री स्पेस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे दोनों पॉइंट चार्जेस दरमियान जो फोर्स लग रही थी। पर अगर हम डिस्कस करें मीडियम का इम्पैक्ट जो कि कूलम्ब्स फोर्स पर है, तो अगर मीडियम दो चार्जेस के दरमियान एक इंसुलेटर है, तो ये वाली लाइन अगर हम कार्ड दें, वी शैल नाउ कंसीडर और यहाँ से अगर हम हाईलाइट करें द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू charges upon the Coulomb force, if the medium is an insulator it is usually referred as dielectric। तो अगर मीडियम जो है वो इंसुलेटर है तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल देंगे। और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देता है as compared with that in the free space by a certain factor which is a constant for the given dielectric। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक कोई भी मीडियम है जो कि किसी भी इंसुलेटर के यानी अगर मीडियम जो है दो चार्जेस के दरमियान वो इंसुलेटर है तो उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। तो और जो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको रिड्यूस कर देती है एज कम्पेयर टू द मीडियम जो कि हमारे पास फ्री स्पेस में है। तो ये जो है ना ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया था। और ये हमारे पास डेफिनेशन है वैक्यूम परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी की। इसको अगर हम उसकी फॉर्म में लिखें, इसका फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला ये है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन vacuum permittivity of free space and vacuum permittivity relative permittivity। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था वो थी वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हम पहले जो मीडियम डिस्कस कर रहे थे वो फ्री स्पेस था। तो उसमें जो एक कांस्टेंट हमने यूज़ किया था उस कांस्टेंट को हमने बोला था इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट था, जिसको हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अभी हमने जो मीडियम यूज़ किया वो डाइलेक्ट्रिक था। अब जो डाइलेक्ट्रिक था उसकी जो प्रेजेंस है वो
एक कांस्टेंट हद तक रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। अब इस वजह से जो है ना हमारे पास जो परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जिसको हमने परमिटिविटी बोला था उसको अब हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जितनी ओरिजिनल है एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी और 1/Q1 Q2 और R स्क्वायर। सॉरी ये रिलेटिव परमिटिविटी ER से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R, पर इसकी जो वैल्यू ये नहीं है, इसकी वैल्यू अगर हम कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ पे पुट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। सो अब हम यहाँ पे कुछ फिगर लेफ्ट साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। जब हम इन वैल्यूज़ को देखें तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी पर वैल्यू 1 है, एयर की 1.006 है। ये टेबल आपको ऐसे याद करना होगा, बट द मेन थिंग हमने आज देखी वो कूलम्स लॉ को देखा और कूलम्स लॉ के कुछ पर मीडियम को डिस्कस किया और पॉइंट चार्जेस के इफेक्ट को डिस्कस किया। कूलम्स लॉ एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के पेपर्स में और अक्सर वो कार्ड पूछ लिया जाता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कूलम्स लॉ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।